नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। भारत ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने की अमेरिका की योजना का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शांति के लिए व्यवहार मार्ग बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की परस्पर संचालन क्षमता और एकजुटता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने परमाणु हथियारों से होने वाले जैविक और रेडियोधर्मी खतरों से तैयार रहने का आह्वान किया। आज दुर्गाष्टमी मनाई जा रही है। वियतनाम में तूफान बुआलोई से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है और गुवाहाटी में आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची आज जारी की जाएगी। राज्य में विधानसभा चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर होगा। निर्वाचन आयोग इसे ऑनलाइन जारी करेगा और आज ये उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदाता सूची की प्रतियां सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों को उपलब्ध कराई जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरीय राजनीतिक दलों को भी प्रदान की जाएगी। एक रिपोर्ट। बिहार में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण अभियान के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन इस वर्ष 1 अगस्त को किया गया था। इसमें गणना प्रपत्र भरकर जमा करने वाले 7 करोड़ 24 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल किए गए थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 89 लाख थी। बाद में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान मृत मतदाताओं, दूसरी जगह स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। दावा आपत्ति के दौरान 36,000 से अधिक मतदाताओं ने नाम जोड़ने के लिए दावा पेश किया। धर्मेंद्र कुमार राय, भारत ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये योजना फिलिस्तीन और इजरायल के लोगों के साथ साथ पश्चिमी एशिया क्षेत्र के दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा तथा विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के लिए एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने तथा शांति सुनिश्चित करने के लिए इस प्रयास का समर्थन करेंगे। भारत में इजरायल के राजदूत रुवेन अजार ने गाजा में संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व वाली शांति योजना का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अजार ने इस घटनाक्रम को ऐतिहासिक बताया। सेवा और सुशासन के मंत्र को अपनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बदलाव और प्रगति लाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज सेवा पर के विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार कैसे शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाकर भारत के युवाओं को सशक्त बना रही है और देश को ज्ञान के क्षेत्र में एक सुपर पावर बनाने में प्रयास कर रही है। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी लगन से काम किया है। इसके लिए उन्हें अच्छी शिक्षा, आधुनिक कौशल, रोजगार और सफल उद्यमी बनने के लिए जरूरी सहायता दी गई है। इस दौरान भारत ने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयों तक अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में तेजी से प्रगति की है। निपुण भारत मिशन, PM श्री योजना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क जैसे पहले शिक्षा में लचीलेपन, बहुविषयकता और अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देती है। IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थानों में बड़े सुधार और विस्तार से ये पता चलता है कि सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा देने के प्रति कितनी गंभीर है। जुलाई 2020 में सरकार ने स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में कई सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई। इस साल 29 अप्रैल को नई दिल्ली में युग्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार आधुनिक बना रही है। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में
बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। सरकार की कोशिशों से विश्वविद्यालय और कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 2014-15 में 51,000 से बढ़कर इस साल 70,000 से अधिक हो गई है, जिसमें मेडिकल शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है। 2014 से एम्स संस्थानों की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई है, जबकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 2,000 से अधिक हो गई, जिससे लगभग 2 लाख मेडिकल सीटें उपलब्ध हुई हैं। इन प्रयासों से भारत अपनी युवा आबादी को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने की प्रेरक शक्ति में बदल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के बीच परस्पर संचालन क्षमता और एकजुटता आज के समय में सफल संचालन की जरूरत बन गई है। नई दिल्ली में आज तीनों सेनाओं की संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी में खतरे बढ़ गए हैं। श्री सिंह ने कहा है कि जमीन, समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस सभी आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने भविष्य में परमाणु हथियारों से उत्पन्न होने वाले जैविक खतरों और रेडियोधर्मी पदार्थों तथा रेडियो तरंगों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए रक्षा तैयारियों का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज सैन्य नर्सिंग सेवा के 100वें स्थापना दिवस पर आयोजित वैज्ञानिक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी के बाद जैविक खतरों की संभावना बढ़ गई है। जनरल चौहान ने परमाणु खतरों के विरुद्ध एक निडर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को भी दोहराया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर स्थित वीकेवी चिंपू में नए बने स्मार्ट सिटी आर्टिसन कम एग्जीबिशन सेंटर का साथ ही 3 दिवसीय क्राफ्ट कनेक्ट अरुणाचल 2025 हस्तशिल्प और हथकरघा एक्सपो का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने सभी से इस आयोजन में शामिल होने और राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। ये शिल्पकार अरुणाचल की संस्कृति को दर्शाते हुए अनोखे उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। यह पहल ईटानगर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रमुख सरकारी विभागों के सहयोग से शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं को प्रदर्शित करना और बढ़ावा देना है। नवरात्रि के 8वें दिन आज महाअष्टमी पर देवी दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा कर रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश और विदेश में रहने वाले नागरिकों को शुभकामनाएं दी। इधर असम में दुर्गा पूजा का त्योहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट। गुवाहाटी में 500 से ज्यादा अस्थायी दुर्गा पूजा पंडाल है। राज्य भर की लगभग सभी पूजा समितियों ने विभिन्न रूपांकनों और थीमों के साथ अस्थायी दुर्गा पूजा पंडालों को डिजाइन किया है, जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं, ताकि लोगों के लिए रचनात्मक संदेश प्रसारित करने के अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पंडालों में आकर्षित किया जा सके। इस साल दुर्गा पूजा समारोह में प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की सभी पंडालों में उनके गीत बजाए जा रहे हैं और उनकी स्मृति में एक विशेष कोना बनाया गया है। अमीनुल्लाह जुद्दार, आकाशवाणी समाचार। वियतनाम में तूफान बुआलोई से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है, जबकि 88 लोग घायल हुए और 13 लोग अभी भी लापता है। तूफान में 1,05,000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने स्थानीय प्रशासन और विभागों के आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 में आज पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ। मैच फिलहाल बारिश की वजह से रुका हुआ है। अंतिम समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 43 रन बना ली है। घोषित वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव 2025 22 सितंबर से शुरू हुआ और ये समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं कर की दर कम करके नागरिकों को पर्याप्त लाभ प्रदान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने सीमेंट, मार्बल और ग्रेनाइट जैसे निर्माण से जुड़ी चीजों पर टैक्स को घटाकर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। नए कर ढांचे के अंतर्गत सरकार ने मार्बल और ग्रेनाइट पर कर की दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। जीएसटी में इस कटौती से निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों की लागत में कमी आई है, जिससे आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और अधिक किफायती हो गई हैं। इसी प्रकार सीमेंट पर भी जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं सरकार ने ईंटों के
निर्माण के लिए जॉब वर्क पर कर को घटाकर 5% कर दिया है, जो पहले 12% हुआ करता था। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण की लागत कम होगी और ईंट भट्टे चलाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी समर्थन मिलेगा। जीएसटी 2.0 के तहत इस युक्तिकरण से उपभोक्ताओं और निर्माताओं को राहत मिलने के साथ ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।